हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 8th की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। साथ ही आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जब भी कल आंसर की डाली जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इंग्लिश का पेपर है वो हो चुका है, अब बारी है मैथ्स के पेपर की। तो इंग्लिश का पेपर है वो उसका लेवल है बिल्कुल क्या था, इजी। तो हम इसी प्रकार मानते हैं कि मैथ का पेपर भी है वो क्या आएगा, इजी। लेकिन अभी हमारे पास वक्त है, हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। वो टाइम उतना टाइम नहीं रहा जितना कि हम प्रत्येक प्रश्न को या प्रत्येक प्रश्नावली को अच्छी प्रकार देख सकें। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनको हम लास्ट टाइम में देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्नावली 1 में। तो जो प्रश्नावली 1 है या फिर चैप्टर नंबर 1 है, नाम उसका परिमेय संख्या। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है, परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्या ये चैप्टर है वो कितने नंबर का है, 3 नंबर का। एक तो आएगा 1 नंबर का और एक आएगा 2 नंबर का। तो कुल मिला के 2 नंबर के ये 2 प्रश्न आने वाले हैं, वो 3 नंबर के आएंगे यहाँ से। तो हम बात करते हैं कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न है वो आ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है योज्य तस्मक और गुणात्मक तस्मक का। योज्य तस्मक और गुणात्मक तस्मक। योज्य तस्मक और गुणात्मक तस्मक। योज्य तस्मक तो होता है 0 और गुणात्मक तस्मक कौन होता है, 1। इसी के साथ आगे बात करते हैं कि परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि परिमेय संख्याएं होती है तो P/Q के रूप की होती है। और यदि बात करें परिमेय संख्याओं में, तो परिमेय संख्याओं में जो नियम है हमारे, समवर्त नियम, क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम, वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। आगे बात करें तो जो ये 2 नियम थे, साहचर्यता और क्रम विनिमय, तो हमारी प्रश्नावली में ज़्यादा प्रश्न नहीं है, केवल 2 ही प्रश्न हैं। उन दोनों ही प्रश्नों में से एक प्रश्न 2 नंबर का पड़ेगा। ध्यान रखना, प्रश्नावली 1.1 में से, प्रश्नावली 1.1 में कितने प्रश्न हैं, 2 प्रश्न। दोनों ही प्रश्नों में कुल मिला के 4 प्रश्न हैं और चारों प्रश्न आपको अच्छे से देखने हैं, क्योंकि वहाँ से ये जो 2 नंबर का प्रश्न है वो यहीं से आने वाला है, प्रश्नावली 1.1 से। और जो बाकी छोटा प्रश्न आएगा एबेसद में, पहला ही प्रश्न देखने को मिलेगा आपको प्रश्नावली 1.1 से या फिर प्रश्नावली 1 से। तो उसमें भी योज्य तस्मक हो सकता है, गुणात्मक तस्मक हो सकता है, या P/Q के रूप का हो सकता है, या फिर इन नियमों से प्रश्न बन सकता है 1 नंबर का। हो सकता है कि इस प्रकार की संख्या दे दे कि 5/4 को 0 से गुणा करने पर आंसर कितना आएगा, तो आंसर कितना आएगा, 0। इसी प्रकार किसी संख्या को यदि हम 1 से गुणा कर रहे हैं तो वो संख्या कितनी आएगी, खुद संख्या ही आंसर आएगी 5/4। किसी संख्या को 0 में से घटाने पर आंसर कितना आता है, तो 0 में से घटाने पर वही संख्या आती है, और 0 में से किसी संख्या को घटाते हैं तो आंसर माइनस का 5/4, मतलब माइनस के आती है आंसर। इसलिए आपको एक इस प्रकार का प्रश्न ध्यान रखना है। तो प्रश्नावली 1 से मोटे मोटे में बात करें तो जो प्रश्नावली 1.1 के 2 प्रश्न है वहीं आपको देखने हैं, क्रम विनिमय का और साहचर्यता नियम का। ये 2 प्रश्न आपके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ आपको एक प्रश्न मिलेगा। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म या रैखिक समीकरण। और एक चर वाले रैखिक समीकरण जो प्रश्नावली है वो कितने नंबर की है, 7 नंबर की।
एक तो 1 नंबर का आएगा, एक आएगा 2 नंबर का और एक आएगा 4 नंबर का। तो 1 नंबर में प्रश्न में क्या क्या बन सकता है, तो एक तो इसमें बनता है छोटा समीकरण। क्या बनता है? छोटा समीकरण। अब छोटा समीकरण बनता है एक तो जैसे इस प्रकार आ गया कि 6x बराबर 12 है, तो x का मान कितना होगा, तो x का मान हो जाएगा 12, 6 नीचे आ जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा 2। इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है एक तो। एक बनता है कि इस रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो मानक रूप होता है ax प्लस बी बराबर 0। ये होता है रैखिक एक चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। ये भी 1 नंबर का पूछा जा सकता है। या पूछा जा सकता है कि रैखिक समीकरण की शर्त क्या होती है, तो रैखिक समीकरण की शर्त होती है घात वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। घात कितनी होनी चाहिए, 1। 1 नंबर वाले प्रश्न है ये। इसके बाद में पूछा जाता है कि रैखिक समीकरण का हल हो सकता है, तो रैखिक समीकरण का हल कोई भी परिमेय संख्या हो सकता है, कोई भी परिमेय संख्या। रैखिक समीकरण का हल कोई भी परिमेय संख्या हो सकता है। इसी के बाद बात करते हैं हम LHS और RHS की। समीकरण में LHS भाग कौन सा होता है और RHS भाग कौन सा होता है, तो आपका जो LHS है वही समीकरण का LHS, आपका RHS वही समीकरण का RHS। तो ये इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और क्या बनते हैं 1 नंबर वाले में, तो ये छोटा समीकरण इधर हो ही गया पहले, तो ये तो हो गए 1 नंबर वाले प्रश्न। अब बात करते हैं हम 2 नंबर वाले प्रश्न में। तो 2 नंबर वाले प्रश्न में जहाँ तक होगा आपके छोटा समीकरण आएगा। क्या आएगा? छोटा समीकरण। छोटा समीकरण भी कैसा कि हो सकता है कि इस प्रकार का प्रश्न आ जाए 2x माइनस 4 बराबर 5। आपको इस प्रकार के समीकरण को क्या करवाया जाए, हल करवाया जाए। तो किस प्रकार होगा ये, 2x तो इधर रह जाएगा बराबर के उधर 5 पहले से, माइनस का 4 उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 9। और x का मान निकालने के लिए 9/2, तो x का मान 9/2 आ जाएगा। लेकिन आपको सामने ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट जरूर लिखना है कि पक्षांतरण करने पर जितना ज़्यादा आप इसमें थ्योरेटिकल लाइन लिखोगे उतने ही आपके बढ़िया नंबर आएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब जो बिल्कुल छोटे प्रश्न, एक तो समीकरण वो तो 1 नंबर में आने की संभावना है, और जो इस प्रकार के प्रश्न हैं वो कितने में नंबर में आ सकते हैं, 2 नंबर के प्रश्न में। अब बात करते हैं हम 4 नंबर वाले में क्या आएगा। तो 4 नंबर वाले में आएगा किताब का बड़ा समीकरण नहीं आएगा। बड़े समीकरण को तो आपको तैयार करना ही नहीं है, आपको तैयार करना है प्रश्नावली 2.1। 2.1 तैयार करनी है आपको। 2.1 में भी कौन से प्रश्न है, जो इस प्रकार के प्रश्न है कि 5t-3 बराबर 3t-5। आपको इस प्रश्न पूछेगा कि इसको हल कीजिए एवं जांच कीजिए, एवं उत्तर की क्या करनी है, जांच। तो यहाँ से पहले 5t इधर रह जाएगा, 3t इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -5 उधर पहले से, 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से 2t बचेगा और इधर से माइनस का 2। t का मान निकालेंगे तो -2 में 2 का भाग देंगे तो t का मान माइनस का कितना आएगा, 1। उसके बाद में आपको इसकी क्या करनी है, जाँच करनी है। इसी प्रकार के प्रश्नावली 2.1 में 3-4 प्रश्न और दे रखे हैं, तो आपको उनको अच्छे से तैयार करना है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। पहला, दूसरा, पहले से लेकर 6वें प्रश्न को आप एक बार अपनी आंखों से, बस केवल आपको आंखों से देखना है, इसको हल नहीं करना है, केवल एक बार आपको देखना है ताकि टाइम भी बच जाए और हमारे रिवीजन भी हो जाए। तो ये थी प्रश्नावली 2.2 से। अब बात करते हैं 2.2 से। ये 2.1 से इस प्रकार का प्रश्न आने की संभावना है, और 2.2 में क्या है। 2.2 से आपको तैयार क्या करना है, एक तो जो पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा प्रश्न, पहला, दूसरा और चौथा प्रश्न आपको ज़रूर तैयार करना है। मैं एक बार बता देता हूँ कौन से प्रश्न हैं। एक तो प्रश्न है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। एक तो ये प्रश्न है इम्पोर्टेंट। उसके बाद में बात करते हैं n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 और बराबर में कितना, 21।
ये हो गया इम्पोर्टेंट। और एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अक्स माइनस 5/3 बराबर अक्स माइनस 3/5, ये वज्र गुणन विधि वाला। तो ये तीनों ही प्रश्न है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको ज़रूर देखने हैं। ये वो 4 नंबर वाले प्रश्न में आएंगे। तो ये हो गई प्रश्नावली 2। अब बात करते हैं हम प्रश्नावली 3 की। तो प्रश्नावली 3 है, उसका नाम है प्रश्नावली 3 का, प्रश्नावली 3 है हमारे चतुर्भुजों को समझना, चतुर्भुजों को समझना। अब चतुर्भुजों को समझने वाली प्रश्नावली में ये प्रश्नावली आप ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक नंबरों की प्रश्नावली हमारी किताब में 9 नंबर की प्रश्नावली है। क्वेश्चन किस प्रकार आने वाले हैं, तो एक 1 नंबर का आएगा, एक 4 नंबर का और एक 4 नंबर का। 2 तो आएंगे 4 नंबर के, एक आएगा 1 नंबर का। अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट एक तो आएगा एबैसद और एक आएगा रिक्त स्थान, मतलब 4 नंबर का रिक्त स्थान आएगा और एक 4 नंबर का प्रश्न आएगा। अब क्या क्या संभावना बनती है 1 नंबर वाले में, तो ध्यान रखना आप, 1 नंबर वाला जो प्रश्न एबैसद का है और जो रिक्त स्थान वाला प्रश्न 4 नंबर का है, ये बनेगा आपके थ्योरी से। किसे बनेगा? थ्योरी से। जो भी इस चैप्टर की थ्योरी है, आपको थ्योरी को अच्छे से देखना है। सभी चतुर्भुजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चतुर्भुजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब चतुर्भुज में भी सबसे पहले आपको वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, बस इन्हीं के बारे में आपको याद रखना है, 4 के बारे में। इन 4 में से ही आपको खाली स्थान वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो थ्योरी से आ जाएंगे 4 नंबर। अब बात रही इस 4 नंबर की, ये प्रश्न कहाँ से आएगा, तो ये प्रश्न आपके बन सकता है प्रश्नावली 3.2 से। एक तो अब 3.2 में कौन से प्रश्न है? 3.2 में आपके प्रश्न है, एक तो अंतःकोण वाला प्रश्न कि प्रत्येक अंतःकोण का मान एक तो 165 डिग्री वाला प्रश्न, एक तो 165 डिग्री वाला प्रश्न है जो कि प्रश्न संख्या 4 है, भुजाओं की संख्या निकालने उसमें। और एक बाह्य वाला कोण, बाह्य कोण वाला है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री है। एक ये प्रश्न आपकी इंपॉर्टेंट है। अब 24 डिग्री की जगह चाहे कितना आ सकता है, 45 डिग्री भी आ सकता है, ये भी उदाहरण में दे रखा है। तो ये जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से 4 नंबर में। 3.2 से बात कर रहे हैं हम। इसी के साथ और एक प्रश्न है, क्या 22 डिग्री किसी समबहुभुज का अंतःकोण या बाह्य कोण हो सकता है? अंतःकोण या बाह्य कोण हो सकता है। तो ये 22 डिग्री वो न तो अंतःकोण हो सकता है, न ही बाह्य कोण। यहाँ से केवल 2 ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक तो तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा, 3 प्रश्न हुए। तो ये तीनों ही 4 नंबर की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद में हम बात करें 3.3 से, तो 3.3 में भी 3-4 ऐसे प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं आपको केवल 2 ही प्रश्नों के लिए बताऊंगा जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। एक प्रश्न तो 5वां मैं बता देता हूं एक बार, क्योंकि जो पुरानी बुक है उसमें थोड़ा अलग दे रखा है। तो जो 3:2 वाला प्रश्न है, 3:2 कि रेखिक सभी आसन कोणों का अनुपात है वो 3:2 है, सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो एक तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब यदि आपको ये प्रश्न आता है तो इसके जस्ट नीचे अनुपात वो बराबर वाला भी दे रखा है, अक्स मानना है तो सभी कोण 90 डिग्री के आएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो एक याद कर लोगे तो एक तो अपने आप हो जाएगा। एक आपको प्रश्न याद करना है नौवां प्रश्न जो गंस और रंस वाला है, GUNS और RUNS वाला, जिसमें हमें अक्स और वाई के मान निकालने हैं। एक तरफ तो भुजाओं के बारे में और एक दूसरा प्रश्न है वो विकर्ण के बारे में बता रखा है। इस प्रकार का एक प्रश्न है जिसमें यहाँ 3 अक्स है, यहाँ पर 18 है, ऊपर है 26 और नीचे है 3y - 1। इसी के साथ में एक B नंबर का और दे रखा है। ये दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न हो गए जो 4 नंबर में आएंगे। कितने नंबर में? 4 नंबर में। अब एक प्रश्न जो कि प्रश्नावली 3.3 के उदाहरण में है, वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसे इंपॉर्टेंट है? उस प्रश्न में आपको एक समचतुर्भुज दे रखा है। क्या दे रखा है? समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज में इस प्रकार का एक डायग्राम बनाते हुए यहाँ पर
x और यहाँ पर 5 है, इधर 12 है, नीचे y है, इधर z है और इधर 13 है। आपको x y z का मान निकालना है। मैं आपको बता दूं ये उदाहरण संख्या 7 है। उदाहरण संख्या कौन सा? 7। प्रश्नावली 3.3 से पहले उदाहरण संख्या 7 वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जो भी मैंने 3-4 प्रश्न बताए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ से कल प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रश्नावली 4 की। किसकी बात करें हम? प्रश्नावली 4 की। तो प्रश्नावली 4 है, उसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन। ये प्रश्नावली भी कम नंबर की नहीं है। ये भी कितने नंबर की है? 8 नंबर की है। यहाँ से 4-4 नंबर के कितने प्रश्न आएंगे? 2 प्रश्न। तो इसका मतलब है छोटे प्रश्न तो यहाँ से देखने की जरूरत है ही नहीं। बड़े बड़े प्रश्न देखने हैं तो बड़े प्रश्न में भी यहाँ पर केवल 3 ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं। 3 प्रकार के कौन से प्रश्न है? तो पहला प्रश्न तो बनता है पाई चार्ट बनाइए। क्या बनाइए? पाई चार्ट आपको खुद को बनाने के लिए दे सकता है। एक तो पाई चार्ट बनाइए, दूसरा है पाई चार्ट से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पाई चार्ट से प्रश्नों के क्या देने हैं? उत्तर। और तीसरा बनता है प्रायिकता का। किसका बनता है? प्रायिकता का। तो इन 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, अब आगे हम बात करते हैं कि यहाँ से पाई चार्ट है वो कौन सा प्रश्न आने की संभावना है। तो पाई चार्ट में ज़्यादा नहीं है। पाई चार्ट में एक तो आपको उदाहरण देखना है जो कि बेकरी वाला है। कौन सा प्रश्न है? बेकरी वाला जो प्रश्न है कि सामान्य ब्रेड वाला प्रश्न। सामान्य ब्रेड जो ये उदाहरण संख्या 2 है वो एक तो आपको देखना है सामान्य ब्रेड वाला। एक आपको पाई चार्ट देखना है प्रश्नावली का जो ऋतु वाला प्रश्न है। कौन सा प्रश्न? ऋतु वाला प्रश्न। और एक प्रश्न आपके जो प्रश्न दे रखा है रंग वाला जो प्रश्न दे रखा है कि नीला पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, लाल रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो इन 3 प्रश्नों में से आपको एक पाई चार्ट देखने को मिल सकता है। और यदि आपकी एक जो पेपर बनाने वाले की नज़र यदि नीचे के प्रश्न में पड़ी है तो जो भाषा वाला प्रश्न है वो भी आपको अच्छे से देखना है। इनमें देखने की क्या बात है, यहाँ पर केवल जो एक प्रश्न है ये पाई चार्ट जो एक ही मेथड से होता है। अब आपको यदि सामान्य ब्रेड आ गया तो आपको ऋतु, रंग और भाषा वाला प्रश्न भी आसानी से आ जाएगा क्योंकि सभी की स्टेप है वो क्या है? सेम। अब मैं आपको बता दूं कि आपको ये प्रश्न करना कैसे है। प्रश्न में 2 सारणी तो दे रखी होगी ऑलरेडी। आपको एक तो तीसरी सारणी भिन्न की बनानी है और एक चौथी सारणी केंद्रीय कोण की बनानी है। इस प्रकार आपको प्रश्न को हल करना है जितना जल्दी हो सके। यदि आपने थ्योरेटिकल लाइनें लिखना इसमें स्टार्ट कर दिया तो आपके नए करते ये पाई चार्ट है वो आधा घंटा खा जाएगा। तो आपको जहाँ तक हो सके इसको 10 मिनट में ही सोल्व करना है क्योंकि सबसे मेन बात यही होती है मैथ के पेपर में कि इसमें टाइम आपको सेव करना पड़ता है। पाई चार्ट ये प्रश्नों के उत्तर दीजिए तो ये प्रश्नों के उत्तर 2 प्रश्न आएंगे, आप आसानी से कर पाओगे। प्रायिकता में किस किस की संभावना बढ़ती है तो यहाँ से मैं आपको 2 प्रश्न बता देता हूँ जो कि एग्जाम में आपको सीधे ही देखने को मिलेंगे। एक तो प्रश्नावली का चौथा प्रश्न जो पर्चियाँ हैं वो प्रश्न, पर्चियों वाला प्रश्न एक तो आपको देखना है। एक आपको देखना है जो त्रिज्य खंड वाला है। कौन सा प्रश्न? त्रिज्य खंड वाला प्रश्न आपको देखना है। और एक उदाहरण में भी है थैले वाला। उदाहरण में भी कौन सा? थैले वाला जो कि उदाहरण संख्या 3 है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको कल देखने को मिलेंगे। अब ये पर्चियाँ आ गई तो इसमें आपको भाज्य, अभाज्य, सम, विषम सभी प्रकार का देखने प्रश्न को, सभी प्रकार के प्रश्नों को देखना है। सम, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य। तो ये हो गई प्रश्नावली 4। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 5 की। तो प्रश्नावली 5 का नाम है वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग एवं वर्गमूल। तो वर्ग एवं वर्गमूल वाली प्रश्नावली में भी आपको क्या क्या पूछा जाएगा? एक तो 1 नंबर का और एक 4 नंबर का। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ। अब
1 नंबर वाले प्रश्न में तो पूछा जाएगा एक तो वर्ग ज्ञात कीजिए या फिर ज्ञात कीजिए वर्गमूल, मतलब छोटा प्रश्न, जैसे 5 का वर्ग कितना होता है 25, या पूछ सकता है कि 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो 100 का वर्गमूल 10। एक तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। एक पूछा जा सकता है इसमें इकाई अंक के बारे में। किसके बारे में? इकाई अंक के बारे में। अब बात करते हैं 4 नंबर वाले में। तो 4 नंबर वाले में पूछा जा सकता है वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब वो वर्गमूल आपको भाग विधि से भी पूछ सकता है और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी पूछ सकता है। इसके बाद में बात करते हैं पाइथागोरस त्रिक की। किसकी बात करते हैं? पाइथागोरस त्रिक का जो प्रश्न है वो भी 4 नंबर का हो सकता है। इसी के साथ एक पाइथागोरस प्रमेय भी है। पाइथागोरस प्रमेय, चैप्टर के लास्ट में पाइथागोरस प्रमेय के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं बता देता हूँ आपको एक बार। एक तो वर्गमूल वाली प्रश्नावली। एक इसमें मैं 2 प्रश्न आपको बता रहा हूँ, वो आपको यदि थोड़ा सा हार्ड बनाया जाए पेपर को तो वो प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। एक तो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या जो कि 9999 वाले प्रश्न से भाग विधि द्वारा होगा और आंसर आएगा 9801। एक दूसरा प्रश्न है, उदाहरण ही है, वो उदाहरण है आपके, बता देता हूँ, एक मिनट। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6, 9 और 15 ऑप्शन में ये संख्याएं दे रखी है कि 6, 9 और 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या। तो इन दोनों में से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। साथ में ही कौन सी संख्या से गुणा किया जाए और कौन सी संख्या का भाग दिया जाए, ये प्रश्न आपको देखना है। तो ये हो गया आपके प्रश्नावली 5 से। अब बात करते हैं हम प्रश्नावली 6 से। तो प्रश्नावली 6 का नाम है घन एवं घनमूल। घन एवं घनमूल। तो घन और घनमूल वाले प्रश्नावली वो 3 नंबर की है। एक तो 1 नंबर का आएगा और एक 2 नंबर का। 1 नंबर वाला तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न आएगा कि या तो घन ज्ञात कीजिए या फिर घनमूल ज्ञात कीजिए, वो भी छोटा सा। जैसे 2 का घन कितना होता है 8, 5 का घन कितना होता है 5 का घन 125, या फिर पूछ सकता है कि 729 किसका 729 का घनमूल कितना होगा, तो 729 का 9 होगा। इस प्रकार का छोटा प्रश्न पूछ सकता है, या इकाई अंक के बारे में पूछ सकता है, या फिर इकाई अंक के बारे में। अब यदि इकाई अंक यहाँ नहीं पूछ रहा है तो 2 नंबर वाले में पूछेगा। तो यहाँ ध्यान रखना 2 नंबर वाले में कौन सा आएगा, एक तो इकाई अंक, किसी भी संख्या का घन करने पर इकाई अंक कितना आएगा, एक तो वो प्रश्न। बाकी सभी में इकाई अंक सेम होता है, केवल 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, 3 का 7 होता है और 7 का 3 होता है। यहाँ से यदि प्रश्न नहीं आया तो फिर आएगा कौन सी संख्या से गुणा किया जाए और कौन सी संख्या का भाग दिया जाए। बस प्रश्नावली 6 में केवल 3 ही मोटे मोटे प्रश्न हैं, वो आपको तैयार करने हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम प्रश्नावली 7 की। प्रश्नावली 7 है राशियों की तुलना। राशियों की तुलना। अब राशियों की तुलना है वो कितने नंबर की है, 7 नंबर की है। एक 1 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक 4 नंबर का। तो यहाँ से कौन से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो 1 नंबर वाले में तो सबसे पहले बनता है बट्टा का सूत्र। किसका सूत्र? बट्टा का सूत्र। और बट्टा का सूत्र होता है अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। एक तो ये प्रश्न देखने को मिल सकता है आपको। एक यहाँ से बनता है साधारण ब्याज का सूत्र, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र आपको देखने को मिल सकता है 1 नंबर वाले में। और एक आपको मिल सकता है यहाँ पर मिश्र धन का सूत्र, कि मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, तो मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो 1 नंबर वाले प्रश्न में तो ये आ जाएगा। अब बात करते हैं हम 2 नंबर वाले प्रश्न में। तो 2 नंबर वाले प्रश्न में एक तो प्रश्नावली के स्टार्टिंग में ही 7.1 में अनुपात ज्ञात कीजिए। कौन सा प्रश्न? अनुपात। और आपको पहला प्रश्न है उसमें 3 प्रश्न दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों में से ही आपको देखने को मिल जाएगा यदि अनुपात का प्रश्न आया तो। इसलिए आपको वो ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान रखना है अनुपात को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना। जैसे एक प्रश्न आपके प्रतिशत में बदलने वाला
कि 3:4 को प्रतिशत में बदलिए। 3:4 को किस में बदलिए? प्रतिशत में। तो ये प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करने हैं 2 नंबर वाले में। अब यदि और बात करें हम तो प्रश्न पूछा जा सकता है छूट और छूट प्रतिशत। छूट और छूट प्रतिशत क्या पूछा जा सकता है? छूट और छूट प्रतिशत। या फिर यदि 2 नंबर में और पूछा जाए तो आपके 2 प्रश्न और है। एक तो गणित में रुचि रखने वाले, गणित में रुचि रखने वाला जो प्रश्न है कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते? 72% वाला जो कि 7.1 का तीसरा प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न ये तीनों ही इंपोर्टेंट है। तीसरा, चौथा और पांचवा जो चमेली वाला प्रश्न है जिसका आंसर 2400 आएगा। ये 2 नंबर वाले हो गए। अब बात करते हैं 3 नंबर वाले में। तो 3 नंबर वाले प्रश्न में आपको देखने को मिल सकता है, सबसे पहले बात करूं मैं तो एक उदाहरण दे रखा है जिसमें 10% वेट सहित 3300 रुपये का बेचा जाता है, एक खरीदा जाता है कूलर। तो एक तो कूलर वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक इसमें जो 12% जीएसटी है 784, ये दोनों ही उदाहरण है 5वें और 6वें। 784 रुपये में 12% जीएसटी सम्मिलित करने वाला, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक आपके प्रश्नावली जो 7.2 है प्रश्नावली, उसका जो हेयर ड्रायर वाला प्रश्न है 8% हेयर ड्रायर पर जो वेट लग रहा है उसके बाद में 5400 रुपये में बेच रहे हैं, एक वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गए। अब बात करते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज की कि वहाँ से कौन सा प्रश्न आएगा। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज है वो अच्छे से देखना है। चक्रवृद्धि ब्याज, ये प्रश्न आपको अच्छे से देखना है। चक्रवृद्धि ब्याज वाले जो भी 2-3 प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से 7वीं प्रश्नावली से ये इंपॉर्टेंट हो गए। अब बात करते हैं हम प्रश्नावली 8 से। तो प्रश्नावली 8 से मोटी मोटी बात करें हम तो प्रश्नावली 8 का नाम है बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं तो हट गई है लेकिन बीजीय व्यंजक है। यहाँ से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 4 नंबर का क्या आएगा? मिलान करने वाला प्रश्न आएगा। क्या आएगा? मिलान कीजिए। अब मिलान कीजिए में आएंगे बिल्कुल छोटे छोटे गुणा, छोटे छोटे क्या आएंगे? गुणा। तो आपको एक पदी का एक पदी से गुणा, द्विपदी का एक पदी का द्विपदी से गुणा, ये आपको देखना है। बस, इससे ज़्यादा बड़े प्रश्न आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रश्नावली 8 है वो तो बिल्कुल आपको, मैं तो कह रहा हूँ, देखने की जरूरत ही नहीं है। कुछ प्रश्नावली आप ऐसे रखो कि जिनको हमें देखना ही नहीं है। अब बात करते हैं हम प्रश्नावली 9 की। और प्रश्नावली 9 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। यहाँ से प्रश्न आएंगे 8 नंबर के। ये क्षेत्रमिति नाम है इसका, क्षेत्रमिति। क्या नाम है इसका? क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति प्रश्नावली कितने नंबर की है? 8 नंबर की। 4-4 नंबर के कितने प्रश्न आएंगे? 2 प्रश्न। तो क्षेत्रमिति वाली जो प्रश्नावली है इसमें 4-4 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, वो भी अथवा में। ऊपर 2 प्रश्न, नीचे 2 प्रश्न। तो यहाँ से जो निबंधात्मक प्रश्न है वो यहीं से आने वाले हैं 2। अब आपको इसमें कौन से प्रश्न आपको तैयार करने हैं? तो यहाँ पर मैं आपको लगभग 5-7 प्रश्न बताऊंगा जो कि आपको वहाँ पर दोनों ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपको सबसे पहले तो तैयार करना है उदाहरण संख्या 1 और उदाहरण संख्या 2। उदाहरण संख्या 1 और उदाहरण संख्या 2 जो कि समलंब चतुर्भुज और समांतर ये समचतुर्भुज के बारे में दे रखा है। उसके बाद में प्रश्नावली की बात करें तो प्रश्नावली में यदि आपको उदाहरण संख्या 1 और 2 आ गया तो आपको प्रश्न संख्या 9.1 का पहला और दूसरा प्रश्न भी आ जाएगा। अब यदि फॉर्मूला बेस बात करें तो चौथा और पांचवा प्रश्न है वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस है, सूत्र लगाओ उत्तर पाओ जैसे है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो 2 प्रश्न तो ये हो गए। उसके बाद में एक है टाइल वाला प्रश्न, जो 3000 टाइल वाला प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है। एक आपके नदी और सड़क वाला जो प्रश्न है, नदी और सड़क वाला प्रश्न, ये इम्पोर्टेंट है। नदी और सड़क वाला जो प्रश्न है वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यदि प्रश्न की बात की जाए, प्रश्न को थोड़ा हार्ड बनाया जाए यदि पेपर को, तो ये टाइल वाला प्रश्न है वो आपको अच्छे से देखना है। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्नावली 9.2 की। तो 9.2 में आपको सबसे पहले तो उदाहरण संख्या में बता दूं, उदाहरण संख्या जो 5 है
सफ़ेदी कराने वाला, उदाहरण संख्या 5 जो कौन सा है, सफ़ेदी कराने वाला प्रश्न है जिसका आंसर 800 रुपये आ रहा है कि 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो एक तो वो प्रश्न आपको तैयार करना है अच्छे से। एक तैयार करना आपको उदाहरण संख्या 7 जिसमें त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ये प्रश्न आपको तैयार करना है अच्छे से। उसके बाद में यदि हम किताब से 9.2 से बात करें तो 9.2 में आपको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। जो चादर वाला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, 9.2 का प्रश्न संख्या 7 जो है कि धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए, धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। उसमें आपको वक्र पृष्ठ, ये बंद बेलनाकार है तो उसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बेलन का। इसके बाद में आगे बात करते हैं हम इसी का तीसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 जो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, वो प्रश्न आपको लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में प्रश्नावली जो 9.3 है, यहाँ देखना, एक बात सुनना आप, 9.1 और 9.2 में से तो एक प्रश्न आएगा और 9.3 में से एक प्रश्न जरूर आएगा, इसलिए आप 9.3 को अच्छे से तैयार करना। लेकिन मैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बता देता हूँ। एक तो गोदाम वाला, कौन सा, गोदाम वाला जो कि उदाहरण संख्या 9 है, जिससे 0.8 वाला प्रश्न है। 0.8 वाला प्रश्न एक तो आपको अच्छे से तैयार करना है जिसका आंसर आएगा 90,000। कितने आएंगे, 90,000। एक आपको तैयार करना है इसी में उदाहरण संख्या 10 और उदाहरण संख्या 11, ये दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से 3 प्रश्न तो ये हो गए, 9वां, 10वां और 11वां। लेकिन प्रश्नावली में आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। प्रश्नावली में आपको एक तो प्रश्न संख्या 5 देखना है जो कि 1.54 मीटर क्यूब वाला जो प्रश्न है वो तैयार करना है एक तो, और एक तैयार करना है दूध की मात्रा वाला, दूध की मात्रा, वो भी लीटर में। इसका आंसर आ जाएगा ये 49,50,0 लीटर आंसर आएगा। बस यही प्रश्न आपको देखने, इन्हीं में से आपको वहाँ 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न आपको करने हैं, तो वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं हम प्रश्नावली 10 की। तो प्रश्नावली 10 का नाम है घात एवं घातांक, घात एवं घातांक। तो घात एवं घातांक वाली जो प्रश्नावली है वो कितने नंबर की है, 4 नंबर की है। यहाँ से आपको सत्य असत्य प्रकार का प्रश्न मिलेगा। क्या मिलेगा, सत्य एवं असत्य वाला। इसलिए बिल्कुल आपको बड़े बड़े प्रश्न देखने की जरूरत नहीं है। वैसे है भी इस प्रश्नावली में छोटे छोटे प्रश्न, तो आपको जो नियम है वो अच्छे से तैयार करने हैं। एक याद रखना कि 1 की पावर 0 1 होता है, ये प्रश्न अच्छे से ध्यान रखना इसका। अब बात करते हैं हम प्रश्नावली 11 की। तो प्रश्नावली 11 जो कि सीधा एवं प्रतिलोम समानुपात है, सीधा एवं प्रतिलोम समानुपात। इस प्रश्नावली से एक प्रश्न आएगा, वो भी 4 अंक का। कितने अंक का, 4 अंक का। अब कौन सा हो सकता है वो बता दूं एक बार आपको मैं। 4 अंक का प्रश्न, यहां से कौन सा प्रश्न आएगा, तो सीधे और प्रतिलोम समानुपात वाली प्रश्नावली में आपको तैयार करना है। बाकी तो आप सभी को आते ही हैं। आपको एक तो प्रश्न याद करना है सीट वाला, जो कि उदाहरण संख्या कितना है, 3, जो 2.5 kg सीट दे रखी है, वो प्रश्न आपको तैयार करना है एक तो। एक आपको तैयार करना है चीनी वाला प्रश्न। कौन सा प्रश्न तैयार करना है, चीनी वाला प्रश्न, जो क्रिस्टल है वो। और एक ट्रक वाला प्रश्न, माल से लदा हुआ जो ट्रक है, ये प्रश्न संख्या 10 है ये। तो ये प्रश्न आपको तैयार करना है। चीनी वाला तो हो जाएगा 7वां और ये है 10वां प्रश्न। और यदि हम प्रश्नावली 11.2 की बात करें तो एक तो आपको उदाहरण याद करना है छात्रावास वाला। कौन सा, छात्रावास वाला। और एक प्रश्न है पशुशाला वाला। ये प्रश्न आपको अच्छे से देखने हैं। और एक प्रश्न इसमें यदि बात की जाए तो जो उदाहरण संख्या 9 है, उदाहरण संख्या 9 श्रमिकों वाला प्रश्न, ये प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट है।
अब बात करते हैं प्रश्नावली 12 की। तो प्रश्नावली जो 12 है उसका नाम है गुणनखंड, और गुणनखंड ये प्रश्नावली आपके 8 नंबर की आएगी। 4-4 नंबर के कितने प्रश्न आएंगे? ये 4-4 नंबर के क्या, इसमें एक ही प्रश्न आएगा 8 नंबर का, लेकिन प्रत्येक प्रश्न है वो 2-2 नंबर का रहेगा। तो गुणनखंड वाली प्रश्नावली में ज़्यादा नहीं कहूँगा आपको, लेकिन गुणनखंड वाली प्रश्नावली में आपको जो 12.3 है उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसको बिल्कुल क्या करना है, अच्छे से तैयार, क्योंकि ऊपर एक गुणा आएगा नीचे भाग आएगा। तो यदि आपको 12.3 अच्छे से याद है तो आप आसानी से इसमें कितने नंबर ला सकते हो, 8 नंबर। तो 12.3 से अच्छे से तैयार करनी है। और प्रश्नावली जो 13 है आलेखों से परिचय, आलेखों से परिचय, ये प्रश्नावली 8 नंबर की है। तो इसको भी अच्छे से देखना, लेकिन मैं आपको 1-2 प्रश्न बता देता हूँ कौन से प्रश्न आपको तैयार करने हैं। एक प्रश्न तो आपको तैयार करना है सेब वाला। कौन सा प्रश्न? सेब वाला। एक प्रश्न जो सेब वाला है वो प्रश्न तैयार करना है। एक सेब वाला प्रश्न आपके प्रश्नावली 13.2 का पहला ही प्रश्न है। सेब वाला प्रश्न एक तो तैयार करना है। एक आपको वर्ग की भुजा वाला प्रश्न याद करना है। परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप और क्षेत्रफल, ये दोनों ही प्रश्न तैयार करने हैं। सेब, वर्ग, परिमाप। और जो एक पेट्रोल वाला प्रश्न है, देख लेना, पेट्रोल वाला प्रश्न, तो ये आपको तैयार करने हैं। तो आपके यहाँ से 8 नंबर आसानी से आ जाएंगे। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब आपको इन्हीं प्रश्नों को देखना है, बाकी प्रश्नों को तो आपको केवल और केवल ऐसे रिवीजन में लाना है। बाकी इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही ऑल द बेस्ट आप सभी को आगामी परीक्षा के लिए।